here yes, so this is our today's example where again we have to make a pole zero diagram for the given function, and then we have to obtain the time response, that is time domain quantity, that is I of t, and the reference is pole zero diagram. So as Ati said, there is s equal to 0, only one 0 present. Okay, let us represent that by z. Now s equal to 0, where that 0 lies on this s plane here. So s equal to 0, draw a circle to represent that s equal to 0 and the representation z. Okay, then poles. Let us find out the poles for this. So 3 poles. First pole is 3 poles. So those poles can be easily found out. First, s equal to -2. S equal to -2. So s equal to -2 is first pole P1. Is first pole P1. Okay. Now here we have a quadratic equation s square plus 2s plus 2. It indicates that we do have two factors for this particular quadratic equation. This equation has having two factors. Those factors can be found out by using equation, which I already told, minus b plus minus root of b square minus 4ac upon twice a. Okay, so the factors will be same which we have already calculated in last example. So it is -1, 1, 6. Yes, so it is -1 plus j, right? -1 plus j and -1 minus j. So -1 plus j, -1 minus j, -1 plus j are the three factors. ठीक है. Now represented s equal to -2 हमने यहाँ पर represent कर दिया with p1 pole. अब -1 minus j and -1 plus j. -1 plus j कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा आपका -1 और ये रहेगा प्लस j. इसका मतलब ये आ गया आपका पहला दूसरा पोल. दिस इज रिप्रेजेंटिंग p2. उसके बाद -1 minus j, तो -1 minus j, ये हो गया आपका तीसरा. दिस इज p3. उसके लिए आपको ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है. डॉटेड लाइन करने के बाद आपको ये पर्टिकुलर इंटरसेक्शन मिल जाएगा. दैट इंडिकेट्स योर पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पोल. तो P1 का पोजीशन कहां पर है? -2 पर. P2 का पोजीशन कहां पर है? -1 प्लस j पर. P3 का पोजीशन कहां पर है? -1 माइनस j. तो ये हो गया आपका पोल जीरो डायग्राम. दिस इज कॉल्ड एज पोल जीरो डायग्राम. अगर आप यहां तक कर जाते हो तो 1 से लेके 3 मार्क्स तक का आपको वेटेज आपके सॉल्यूशन को मिलता है. दिस इज योर पोल जीरो डायग्राम. ठीक है. अब आप क्या करोगे? Let us write this expression here. I of s is equal to. Okay. अब मुझे I have to use partial fraction method because I have to find the I of t का value. Right? तो उसके लिए what I do, I have to apply partial fraction method. तो 3 कॉमन निकल जाएगा. अब यहाँ पर आपके 3 पोल्स है, यानी 3 फैक्टर्स आएंगे, 3 कॉन्स्टेंट्स आएंगे. a अपॉन s प्लस 2 प्लस b अपॉन s प्लस 1 प्लस j. ये मैंने पहला ले लिया फैक्टर. प्लस c अपॉन s प्लस 1 माइनस j. ओके, तो ये हो गया आपका a b c दैट वी हैव टू फाइंड आउट बाय रेफरिंग दिस पोल जीरो डायग्राम. अब आपका स्टेप क्या रहेगा? फाइंड करना है, वैल्यू फाइंड करना है. और वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या है? मैंने आपको कल की क्लास में बताया था. A or B or C that can be found out by using h. H is the factor which is given in the numerical. That is over here that h equal to 3. यहाँ पर मैं लिख के रख देता हूँ h equal to 3. Right now all of you don't write anything. यहाँ पर अभी फिलहाल कुछ ना लिखे. I'll give you time to get the solution. ठीक है, to write the solution. So h multiplied by the vector distance between zeros and poles divided by vector distance between poles to pole. Okay, so let us find out first
अब सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं ए। अब ए फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, एच। एच का वैल्यू क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय ओके वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड पोल। अब मैं क्या करता हूं, आई जस्ट यूज वन मोर दिस पोल जीरो डायग्राम ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अब यहाँ पर है मेरा P1 बराबर, यहाँ पर है P2, यहाँ पर है P3। अब ध्यान से सुनना बिकॉज ये थोड़ा न्यूमेरिकल आपका जिसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स होने की वजह से उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आपके रियल पोल्स आते हैं सिर्फ ओनली यू गेट द रियल पोल्स देन देयर इज नो इशू, बट रियल यानी सिर्फ रियल पार्ट अगर उस कॉम्प्लेक्स पोल में रहता है तो कोई इशू नहीं है। जस्ट इन केस मैं आपको सिर्फ ये एक बार रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखें s इक्वल टू -2 था, s इक्वल टू -5, तो यहाँ पर सारे रियल पोल्स थे, तो ये डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान था। जहां पर आपको एंगल डिफरेंस क्या मिला 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 0 डिग्री। और उसके डिस्टेंसेस आपने कैसे फाइंड किए, जैसे इस z से लेके P1 का डिस्टेंस है आपका -2 बराबर है, और उसके बाद P2 से लेके P1 तक का डिस्टेंस है आपका 3, तो 2 एंगल 180 एंड 3 एंगल 0। तो ये हो गया आपके वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन 0 टू पोल एंड पोल टू। तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये डिस्टेंस आप इजीली निकाल सकते हो, लेकिन अगर उसमें कॉम्प्लेक्स पोल्स प्रेजेंट है तो क्या करना होगा, हाँ तो वो देखते हैं। तो ये आप लोगों को डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है ये तो पता चल गया। एक सिंपल स्केल है, जैसे आप लोग 0 to 15 सेंटीमीटर वाला स्केल या 0 to 30 सेंटीमीटर वाला स्केल घर पे यूज करते हो लाइन ड्रॉ करने के लिए, उसी स्केल में आपको मेजरमेंट मिल जाता है कि भैया यहाँ से गया तो 0 से 2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ 2 सेंटीमीटर, 2 से 5 तक का डिस्टेंस कितना हुआ 3 सेंटीमीटर। तो ये तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स पोल्स है तो वो डिस्टेंसेस आप कैसे फाइंड करो, तो वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन z टू p। अब p कौन सा आप ले रहे हो, a अपॉन s प्लस 2 है, इसका मतलब a फाइंड करने के लिए आपके पास पोल कौन सा है -2 पर, और -2 का पोल का नाम क्या है P1। तो z से लेके P1 तक का डिस्टेंस, z से लेके P1 तक का डिस्टेंस, आप z से निकले P1 तक पहुंचे तो फाइनल वैल्यू क्या है -2, इनिशियल वैल्यू क्या है 0, तो आपको क्या मिलेगा -2 - 0 इक्वल टू -2। इसका मतलब आपको क्या मिलेगा 2 एंगल कितना डिग्री आएगा बता सकता है कोई, 180 डिग्री, 180 डिग्री। yes 2 एंगल 180 डिग्री। See, I am doing the recording also so that you can get the information if you find any doubt while doing the practice of such numericals. So the reference will be the video. Okay, so I am doing the recording also. So ये हो गया आपका पहला वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन z टू p। अब यहाँ पर एक ही 0 होने की वजह से यहाँ तक हो गया आपका, यानी न्यूमरेटर इज डन। नाउ हाउ मेनी पोल्स प्रेजेंट 3, यानी आपका एक पोल तक का डिस्टेंस P1 तक का डिस्टेंस आपको P2 से भी मेजर करना है और P3 से भी मेजर करना है डिस्टेंस। तो वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन P टू P, तो आपका सबसे पहला डिस्टेंस आएगा P3 से P2, यानी पहले सबसे पहले आएगा आपका P2 से P1, P2 से P1, और दूसरा आएगा P3 से P1। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस, ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं सब लोग देख पा रहे हैं ये लाइन, और P2 से P1 तक का ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। यहां तक आप लोगों को क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले ये P2 से P1 तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं, P2 से P1 तक का डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं। ओके, अब ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमारे पास रेफरेंस कुछ तो रहना चाहिए, है ना। अब वहां पे अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया हुआ है तो आप स्केल से मेजरमेंट कर लोगे, लेकिन अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं किया है उस केस में इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर तरीका बहुत सिंपल है। क्यों, देखो यहां हो गया ये P2 से P1, मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये है मेरा P2 से P1, तो एक पॉइंट है मेरा P2, दूसरा पॉइंट है P1। लेकिन ये जो डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है इसके लिए मेरे पास रेफरेंस क्या है, मेरे पास है रेफरेंस ये, और दूसरा रेफरेंस क्या है ये। अब
इस पॉइंट से लेके यानी P1 से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है, तो यहां तक का आपका डिस्टेंस है यानी P1 से लेके यहां तक का डिस्टेंस आपका कितना है, तो यहां तक का डिस्टेंस है आपका 1 सेंटीमीटर बराबर। उसी तरीके से इस पॉइंट से लेके यहां पर आपका वैल्यू क्या है -1, यहां पर आपके पास वैल्यू क्या है -2, यहां पर आपका पॉइंट क्या है P2 बराबर। तो -1 से P2 तक का डिस्टेंस कितना है, तो इट इज अगेन 1। ये कितना सेंटीमीटर हुआ, ये कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस, सेंटीमीटर में आप बताओगे तो ये डिस्टेंस कितना सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितने सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। देखो ना यहाँ पर आपने +j लिखा है, यहाँ पर आपने -2 -1 के बीच का डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, तो ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर। ये कितना सेंटीमीटर हुआ, 1 सेंटीमीटर। यहां तक क्लियर है सब लोगों को, बताए तो? अगर किसी Yes, को sir. क्लियर नहीं होगा तो प्लीज रेज हीज क्वेश्चन, हीज हर क्वेश्चन। सर हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के कोऑर्डिनेट्स उसमें डाल के भी तो निकाल सकते हैं डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या रहेगा? सर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पर आपका रहेगा x2 यानी -2, x1 यानी -1। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर बराबर है। यस सर। ओके, तो x2 माइनस x1 हुआ आपका -2 से -1 तक x2 माइनस x1 है वो आपका -1 स्क्वायर, वो हो गया आपका 1 स्क्वायर। उसके बाद यहाँ तक का डिस्टेंस फिर से आपका वही रहेगा, तो हो गया 1 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर क्या होगा, 2 स्क्वायर। सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 बराबर है क्या? हाँ सर। ओके ठीक है, तो वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पर मैं कौन सा रूल लगा रहा हूँ, कोई बता सकता है? ये P1 से Pythagoras P2 तक theorem. का डिस्टेंस, भैया पाइथागोरस Sir, थ्योरम। Pythagoras theorem. पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे इक्वेशन क्या रहेगा, यानी P1 से P2 तक का डिस्टेंस क्या मिलेगा मुझे, इक्वल टू रूट ऑफ 2 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू व्हाट, हाउ मच, 1. √2। तो √2, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P2 टू P1? आपका पहला वैल्यू क्या हुआ, P2 टू P1, ए फाइंड करने। तो ए का इक्वेशन आपका क्या बनेगा, h मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन z टू P1 अपॉन वेक्टर डिस्टेंस बिटवीन P2 टू P1 मल्टीप्लाइड बाय P3 टू P1। ये आपका फॉर्मूला होगा फॉर कैलकुलेशन ऑफ ए। A is equal to h into zp1 upon p2 to p1 into p3 to p1। अब p2 to p1 डिस्टेंस तो मुझे पता चल गया, लेकिन एंगल कितना रहेगा, कोई बता सकता है? 45. 45। ओके, लेकिन एंगल आपने कौन सा मेजर किया मालूम है? एंगल आपने कौन सा मेजर किया, सिर्फ इतना मेजर किया। एंगल जब हम लोग मेजर करते हैं तो वो एंगल -135 -135 एकदम स्पेसिफिक। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि यहाँ का एंगल कितना रहेगा 45, 135 -135, तो सही जवाब ये रहेगा -135। क्यों -135? क्योंकि आप देखो ना ये निगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, सॉरी क्लॉकवाइज हम लोग जा रहे हैं, तो क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन में आपको एंगल्स कैसे मिलते हैं, निगेटिव। तो उसका डिस्टेंस न्यूमेरिक वैल्यू रहेगी √2 और उसका एंगल रहेगा -135। तो ये कंप्लीट वैल्यू कौन सा फॉर्म हुआ, जल्दी बताओ, ये √2 -135 ये कौन सा फॉर्म हुआ, पोलर Polar. फॉर्म। पोलर फॉर्म। वेरी गुड, दिस इज योर पोलर फॉर्म। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास P2 टू P1 हो गया, P3 टू P1, P3 टू P1, P3 से लेके P1 तक का डिस्टेंस। अब मुझे बताइए जो डिस्टेंस आपका P2 से P1 तक का है, क्या वही डिस्टेंस आपका P3 से P1 तक का रहेगा क्या? आवाज नहीं आ रही मुझे? यस, the value will be same, √2। but what about angle? What about 135 angle? 135 अब यहाँ पर 35. प्लस रहेगा या माइनस रहेगा? plus Plus. तो दिस इज योर +135। तो ये है आपका +135,
ये है आपका -130। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो भी वैल्यू मिलती है। आई जस्ट टेल यू द वैल्यू ऑफ दैट एज which I am getting 2/√2, √2 into √2 हो जाएगा आपका 2, 2/2 हो जाएगा 1, यानी यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी 3, ठीक है, 3 3 -3 सर -3 है। -3 है, माइनस बराबर है, क्योंकि 180 है ना, -135 + 135 0 हो जाएगा, 180 का माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -, परफेक्ट। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन। सर ये डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आता है, लेकिन मैंने उसका जो डी है वो डी स्क्वायर है एक्चुअली, वो कंसिडर नहीं किया था वहाँ पे। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ बच्चा पार्टी, मैं इस न्यूमेरिकल को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको लिखने के लिए समय देता हूँ, चलेगा? हाँ चलेगा सर, बिल्कुल चलेगा। हाँ मैं आपके जवाब की राह देख के बैठा। हेलो सर। हाँ बोलिए ना सर h की वैल्यू कैसे आई है? एच की वैल्यू बेटा यहाँ पर कांस्टेंट जो दिया है ना 3, एच का वैल्यू कांस्टेंट जो 3 रहेगा ना वही रहेगा। हालांकि कैसा है ना, यहाँ पर इस इक्वेशन में मैंने 3 बाहर निकाल के रखा है, तो आप ए बी सी का फॉर्मूला सिर्फ इतना भी लगा सकते हो, ये जो मैंने ब्रैकेट ड्रॉ किया है ना, उतना भी अगर आपने ए का फॉर्मूला लगाया यूज किया तो भी चलेगा। लेकिन कई बार कुछ बुक्स में आपको ये एच फैक्टर दिया हुआ है, तो ये एच फैक्टर का वैल्यू कितना होगा 3। यहाँ पे जो कांस्टेंट आपका न्यूमरेटर में रहता है ना, वो जैसे पिछले वाले न्यूमेरिकल में 10 था, इस वाले न्यूमेरिकल में 3। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका सर। P1, ये है आपका P2, बोलिए ना, सुन रहे हो? सर हम एंगल किसके रेफरेंस में लेते हैं? एक्स एक्सिस के रेफरेंस में। x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 पे। हाँ y इक्वल टू 0। फिर हमने तो ऊपर वाला एक्सिस लिया ना, y इज कौन इक्वल सा टू बेटा? 0 से तो 45 आ जाता है फिर। नहीं, y इक्वल टू 0 पे कहाँ बेटा, यहाँ से हमने एंगल मेजर नहीं किया ना। ये एंगल आपका कौन सा वर्टिकल एक्सिस के साथ एंगल होगा ना, ये वाला। ये जब आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, उस वक्त का पोजीशन आपको 45 डिग्री है। लेकिन हमें राइट एंगल ट्रायंगल हमने यूज किया सिर्फ पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए और ये वैल्यू फाइंड करने के लिए, यानी हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए। लेकिन ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर होगा यहाँ तक का, साथ साथ ये वैल्यू कहाँ से आ रही है आपकी, एक्स एक्सिस से आ रही है, यानी एक्स एक्सिस का आपका एंगुलर रेफरेंस बने, तो इसकी वैल्यू अल्टीमेटली पोलर फॉर्म से रहेगी, पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म आपको क्या बताएगा कि ये डिस्टेंस कितना है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है। तो पोलर फॉर्म आप लोग कैसे लिखते हो, आर एंगल थीटा। तो आर क्या हो गया, आर इज द डिस्टेंस, और थीटा क्या हुआ, थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन विद द एक्स एक्सिस। ओके, सर इंक्लिनेशन। हाँ इंक्लिनेशन, आर एंगल थीटा। ओके, लेट अस फाइंड सेकंड बी। अब बी के नीचे क्या है, s+1 + j, यानी s इक्वल टू -1 - j, s इक्वल टू -1 - j, यानी ये P3। हाँ ये ध्यान में रखें, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा होगा तो मैं ये बी हटा दूं क्या? अच्छा एक काम करता हूँ, अगर आपने वैसे भी लिखा नहीं होगा आप लोगों ने, तो आई जस्ट मेक दैट चेंज। यहाँ पर मैं करता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर मैं करता हूँ, आई जस्ट यूज -1 हियर एंड +1। हाँ सिर्फ इतना ही चेंज किया बेटा, मैंने पहला फैक्टर ले लिया s+1 - j, देन s+1 + j। तो अब मुझे b फाइंड करना है। हाँ b फाइंड करना है। अब b की वैल्यू, b के लिए मेरे पास b फाइंड करने के लिए मेरे पास फैक्टर क्या है s का, s इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, s इक्वल टू -1 + s इक्वल टू -1 +, बराबर। और ये फैक्टर कौन सा है आपका, P2। उसको आपने s प्लेन पे वैल्यू, आपने ये जो प्लॉट की, आपने ये वैल्यू कौन से नाम से सेव की है, P2। इस नाम से आपने नंबर को सेव किया हुआ है गाड़गे सर। यहाँ पर आपने s की वैल्यू -1 + j किस नाम से सेव की है, P2। तो ये है P2, पॉइंट क्लियर। तो P2 यानी आपको b फाइंड करना है। ओके, b का फॉर्मूला क्या रहेगा, h × ZP2 अपॉन
P1 P2 multiplied by P3 P2. ओके, नाउ h का वैल्यू फिर से वही 3 मल्टीप्लाइड बाय ZP2. अब ZP2 यानी कौन सा डिस्टेंस, ये वाला ZP2. ओके, उसके बाद P1 P2 यानी कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस. तो यहां से गए आप P2 के तरफ, यहां से गए आप P2 के तरफ, और P3 P2, तो P3 P2 यानी ये वाला डिस्टेंस, P3 से P2 की तरफ का डिस्टेंस. ओके, लेट अस फाइंड दिस ZP1 और ZP2 डिस्टेंस फर्स्ट. अब ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपके पास कौन सा रूल रहेगा, क्या इसकी वैल्यू आप डायरेक्टली बता सकते हो बच्चा वैरायटी, जल्दी कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस ZP2. अच्छा, ZP2 फाइंड अगर करना है तो मेरे पास पाइथागोरस रूल फिर से है. राइट एंगल ट्राइंगल्स मुझे मिल रहा है. एक राइट एंगल ट्राइंगल आप तो एक तो ऐसा कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पर हो जाएगा आपका ये रियल पार्ट, ये हो जाएगा पार्ट, और ये हाइपोटेनियस. दूसरा तरीका, ये दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा रहेगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट, ये हो जाएगा आपका रियल पार्ट, और ये हो जाएगा हाइपोटेनियस. कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस ZP2 अगेन. √2 angle 135. यस, √2 एंगल. ओके, अब √2 तो हो गया. अब एंगल देखते हैं, एंगल कितना है. एंगल कौन से एक्सिस से रहेगा, आपका एक्स एक्सिस से. तो एक्स एक्सिस से एंगल देखते हैं कितना है यहाँ पर, बताइए ये वाला एंगल कितना है. टेल मी दिस एंगल 45. कितना, सुने नहीं आए, सही बोल रहे हो. 45. 45, बट माइनस रहेगा प्लस रहेगा, Plus. कौन से Minus. कौन से Minus. माइनस, क्यों, कौन से एक्सिस की तरफ जा रहे हो, देखो ना सर क्लॉकवाइज, एरो कौन से क्लॉकवाइज है जा रहे तो हैं ना, माइनस. और हाँ. क्लॉकवाइज है तो माइनस, सीधी बात. क्लॉकवाइज है तो माइनस. क्लियर है सब लोगों को यस सर. ना. डिवाइडेड बाय P1 टू P2, बताइए P1 टू P2 का डिस्टेंस कितना है. अच्छा, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने कौन सा डिस्टेंस निकाला था, P2 टू P1. अच्छा, P2 टू P1 और P1 टू P2 डिस्टेंस सेम रहेगा. आपके घर से मेरे अपने कॉलेज का डिस्टेंस और कॉलेज से आपके घर का डिस्टेंस क्या सेम रहेगा, अगर आप एक ही रोड फॉलो करते हो तो. हाँ, अगर आप किसी और के साथ जा रहे हो तो हो सकता है कि डिस्टेंस ज्यादा हो, बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो आपके घर से कॉलेज का डिस्टेंस, कॉलेज से आपके घर का डिस्टेंस सेम रहेगा. तो P1 से P2 और P2 से P1 का डिस्टेंस सेम रहेगा. क्या बता सकते हो कितना डिस्टेंस है यहाँ पर, √2. लेकिन मुझे एंगल बताइए कितना रहेगा. सर एंगल तो 45. सेम रहेगा, 135. Same. एंगल ये रहेगा ना. तो प्लस ले रहे हो माइनस ले रहे हो, प्लस. Plus. प्लस Plus. या माइनस, माइनस. Sir, plus. अरे जल्दी सोचो. Plus. Sir, प्लस plus. पक्का, प्लस. अच्छा, प्लस लेना चाहिए माइनस. अच्छा, कितना लेना हो वहां पर एंगल, जल्दी कितना लेना चाहिए एंगल. 45. 45. 45. अरे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा. सर आपको प्लस देखो क्या मेजर 135. करना है. अरे सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक का नहीं रे, कुछ भी यहाँ से यहाँ तक का रहेगा ना, क्योंकि आप कहाँ से जा रहे हो, P1 से P2 की तरफ जा रहे हो. तो P1 से P2 की तरफ जा रहे हो अगर, आपका डिस्टेंस क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस 45 होगा बराबर सर. है. 45. 45. तो प्लस 45 माइनस 45 Plus. Plus 40. Plus. प्लस. और पहला वाला हम लोगों ने सही से मेजर किया क्या, ये सही से, ये भी सही से मेजर नहीं किया हम लोगों ने. यार तुम बच्चा पार्टी एकदम बेवकूफ हो, एक नंबर बेवकूफ हो. मैं गलत करता हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं समझ सकते कि आप गलत कर रहे हो. अरे भैया, अब यहाँ का जो डिस्टेंस है आपका, ये Z से लेके P2 तक का जा रहा है ना, तो लाइन कहाँ से मेजर होगी, फिर से देखो बच्चा पार्टी, ये यहाँ से मेजर होगी. ये है आपका एक्स Sir, एक्सिस. 135. हाँ, तो ये हो गया आपका 135.
बिल्कुल कोई काम के नहीं हो आप लोग। किसी ने तो करेक्ट करना चाहिए। ओके चल, क्यों मैं आपको पहले ही बताया कि आप Z से निकले हो ना। अब Z से जब आप ट्रैवल कर रहे हो P2 के तरफ, तो आपका एंगल कहां से मेजर होगा? उस लाइन का एंगल मेजर कहां से होगा? उस एक्सिस से। और एक्सिस यहाँ पर कौन सी है? एक्स एक्सिस यहाँ पर है ना कि ये वाली एक्सिस। तो इस एक्सिस पे जो एंगल आपका बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप जब काउंट कर रहे हो, तो यहाँ के बीच का एंगल आपको फाइंड करना है। और ये एंगल कितना है? 135, सॉरी 135। Z से P2। अब आपको P1 से P2 चाहिए, तो P1 यहाँ से निकला ना, तो यहाँ से अगर निकल रहा है तो यहाँ का डिस्टेंस रहेगा। तो P1 से P2, तो P1 से P2 आपका हो गया √2, और यहाँ का एंगल कितना हुआ? प्लस डायरेक्शन में जा रहा है, तो देयरफॉर इट इज +40। जस्ट ठीक। ओके चलो तीसरा देखते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आपको चाहिए P3 से P2। अब P3 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? कोई बताए तो प्लीज। P3 से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सेंटीमीटर? 1 1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 1 1। तो P3 से P2 तक का डिस्टेंस कितना हुआ? 2 2 सेंटीमीटर। परफेक्ट, वेरी गुड। अब मुझे एंगल मेजर करना है। अब एंगल मैं कहां से मेजर करूंगा? यहां से। एंगल मैं कहां से मेजर करूंगा? यहां से। और वो एंगल यहाँ का जो है, इस लाइन का जो है, जहां से आपने शुरू किया है, जहां से आपने वो लाइन ड्रॉ करनी शुरू की है, वहां का एंगल विथ एक्स एक्सिस। तो ये एंगल कितना आ रहा है? 90 90। प्लस 90 माइनस 90? प्लस प्लस 90 पक्का? यस प्लस 90 रहेगा सर। ठीक, प्लस 90। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी? बी का वैल्यू 1.5 3 इंटू 1/2 1.5 1.5 है, strict 15 1.5 3/2। yes, 3/2 is 1.5। so the value of b is this 1.5। माइनस प्लस का कोई चक्कर नहीं रहेगा। यस, 90 प्लस 45 कितना होता है? 135। 135 माइनस 135 ये उसकी 0। चलो तीसरा देखते हैं, फास्ट है ना। फिर से ड्रॉ करते हैं। ये है का पोजीशन। आपको ग्राफ यहाँ पर 3 बार ड्रॉ करने की या 4 ग्राफ मुझे लगाने की जरूरत या अलग अलग ड्रॉ किया हुआ। ओके, तो ये हो गया Z, हो गई आपकी P1 की पोजीशन, ये हो गई आपकी P2 की पोजीशन, ये हो गई P3 की पोजीशन। हो गया P1 P2 P3 बराबर। अब फाइंड करना है क्या? C। तो C इक्वल टू H/A2। और C फाइंड करने के लिए मेरे पास S का वैल्यू क्या है? S इक्वल टू, देखो तो S इक्वल टू -1 -2। S इक्वल टू -1 -2, यानी S का ये है आपका वैल्यू, और उसका पोजीशन क्या रहेगा? किस नाम से आपने सेव किया? P3। ओके, so now C is equal to H into Z P3 upon P1 P3 multiplied by P2 P3। तो डिस्टेंसेस तो सेम रहेंगे, सिर्फ एंगल के लिए सोचना है। तो इक्वल टू, यहां पर लिखता हूं, इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय Z P3। अब Z P3 यानी कहां से? यहां से P3 तक का डिस्टेंस। बताइए, Z से यहां तक का डिस्टेंस। अब जब आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओगे तो एंगल कौन सा रहेगा? ये वाला। Z से P3 तक का डिस्टेंस कितना रहेगा? सर आप कहोगे सर √2। परफेक्ट। यहां से यहां तक का एंगल कितना हुआ बताइए जल्दी? -135 -135 पकड़। परफेक्ट, -135 -135। ओके, उसके बाद चलो बताइए, उसके बाद है P1 से P3। P1 से लेके P3 तक का डिस्टेंस, ये आपका -2 है, यहाँ पर लिख करेंगे। P1 से P3 तक का डिस्टेंस। अब आप यहाँ से लाइन शुरू कर रहे हो तो आपका मेजरमेंट कहाँ से रहेगा? यहाँ। तो ये हुआ आपका Z to P3, ये हुआ P1 to P3। अब ये जो डिस्टेंस है, वैल्यू तो आपकी सेम रहेगी √2 √2। एंगल कितना रहेगा? -45 -45 -47 45 -45। वेरी गुड। मल्टीप्लाइड बाय, ओके,
तीसरा डिस्टेंस चाहिए P2 से P3 तक का डिस्टेंस, P2 से P3। अब P2 से P3 तक का डिस्टेंस आपका सेम होगा जो P3 से P2 होगा, तो यानी 2। लेकिन अब यहाँ से इस पॉइंट से आपने लाइन शुरू किया, तो एंगल जो मेजर आप करोगे वो कहाँ से करोगे? यहाँ। अब मुझे बताइए ये एंगल कितना हुआ? -90। परफेक्ट, -90। अब यहाँ पर वैल्यू फाइंड करते हैं C की। अब C की वैल्यू क्या रहेगी देखते हैं। -135, यहाँ पर -45 -90, -45 -90 -135, -135, और जैसे वो न्यूमरेटर में निकल जाएगा तो +135 यानी वो 0 हो जाएगा। तो एंगल तो 0 है। 3 × √2 upon √2, √2 गेट कैंसल, 3/2, 3/2 कितना आएगा? 1.5। 1.5. Yes. Don't you think the value of B and C is same? जवाब नहीं आ रहा है, yes or no? Yes, sir. Yes, Yes. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. Okay. But ध्यान से सुनना, आप लोग सिर्फ यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू अगर ना सोचे तो हम लोगों के लिए बेहतर है। गेट ओरिएंटेड सोचते हैं। अगर देखा जाए तो सेम कॉम्प्लेक्स वैल्यूज के लिए जो B और C है दोनों सेम है, बट द रियल पार्ट ऑफ इट इज सेम। If we get the imaginary part with B and C, अगर हमें imaginary part B और C में मिलता है तो यहाँ पर अगर प्लस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा, अगर यहाँ पर आपको प्लस मिलता है तो यहाँ पर माइनस। वो एक न्यूमेरिकल हम लोग लेंगे आगे वाले आने वाले टाइम। ठीक है? इज इट क्लियर विद दिस B and C? एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? ओके, अब मैं उस न्यूमेरिकल को यहाँ थोड़ा कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहीं पे कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट नीचे ड्रॉ कर चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, अब सॉरी, आपके पास I of S क्या है? 3 से तो आपने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया है, तो आपके पास है A का जो भी वैल्यू होगा अपॉन S+2, B का जो भी वैल्यू होगा S+1 - j, और C का जो भी वैल्यू होगा S+1 + j है। तो कैन यू जस्ट फाइनली टेल मी द वैल्यू ऑफ I of t? Can anyone tell me the value of I of t? चलो, I just write I of S. A का वैल्यू क्या मिला मुझे? -3. So I am getting -3 upon S+2. ओके, प्लस रहेगा क्या? हाँ, क्योंकि B मेरा पॉजिटिव है, तो 1.5 अपॉन S+1 - j, S+1 - j, और C का वैल्यू भी मेरा सेम है, सो इट इज 1.5 अपॉन S+1 + j। so implies apply inverse Laplace transform, so what is the value of I of t? -3 हाँ, e⁻⁻² -2t very good। plus 1.5 e⁻⁻1 हाँ, e⁻1 - j into t यस, आपका A सिर्फ 1 - j रहेगा into A। t हाँ, plus 1.5 e⁻1 + j into t। वेरी गुड, दैट्स ऑल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये न्यूमेरिकल खत्म हुआ एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो, so now I just give you time to write down this numerical